Hello, good morning, dear students. Today we are going to start fourth day of your lecture, that is the fundamental unit of life. हम इसके पहले काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं और मैं मान रही हूँ कि हम कर चुके हैं, मतलब आपने भी कर लिया है। चीज क्लियर यहाँ तक? चीज क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग बेसिक बेसिक बातें कर चुके हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जैसे कि जो बेसिक फंक्शन है और बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर चुके हैं। और किसी ने अगर फ्लो चार्ट नहीं बनाया है तो फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पे, ठीक है। और होता क्या है, हमने बात की थी कि आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, दैट इज सेल वॉल, और इनर, उसकी इनर वाली कवरिंग को क्या बोलते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई थी। नेक्स्ट मैं बात करूं, उससे पहले आपको करना क्या है, उसके पहले जाकर के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऊपर आपके आका हैं और नीचे आपके काका हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से, ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ये हम बात कर चुके थे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे। वो स्टोरी कुछ इन्वेंशन से रिलेटेड है, जैसे डिस्कवरी पे स्टोरी सुनी आप लोगों ने, बिल्कुल वैसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट से सुनना। और पर उसके जरूरी क्या है कि आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेगी, तो अगर ये देखी होगी लेक्चर तो शॉर्ट्स वीडियो समझ आएगी, और शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो ये लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। आपस में इंटरलिंक्ड है, तो कनेक्टिंग रहिएगा, कनेक्टिंग रहेंगे हमसे आप, तो ही चीजें क्लियर होती जाएगी ना। बीच बीच में लैग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया था। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या थी, वो सेल वॉल थी। और बाद में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर वो स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन पहुंचे, तो नेक्स्ट चीज क्या थी कि अगर अपन अनियन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कि पढ़ा था हमने, एक्चुअली किया नहीं था। अनियन का एक्सपेरिमेंट कि उसकी एपिडर्मिस कैसे दिखती है, उसमें सेल्स कैसे दिखाई देती है, सेल्स सेम होती है या नहीं होती। हाँ, एक चीज और अगर अपन बात करें तो क्या हुआ था, हमने ये स्टडी किया था कि एक चीज है जो स्टोरी कैसे रिलेटेड है, इस माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, ठीक है। ये मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है ये, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर किसी को लस्सी बनानी है तो क्या बिना दही के बना सकता है? मान लीजिए दही की डिस्कवरी किसने की थी, मैंने की थी, है ना। और लस्सी बनाई किसी और ने, लेकिन उसका बेसिक क्या है, वो तो उसके पास पेटेंट रहेगा ना। दही के बिना लस्सी बनाना इमेजिन कर सकते हो क्या? लेकिन अगर वही मैं बात करूं, आप कहोगे कि मैम दही तो दूध से बनती है, तो जिसने दूध की डिस्कवरी की थी उसको नाम लगाओ आप, तो क्या दूसरी तरह लस्सी में पहुंच पाओगे क्या? दही के बिना इंटरमीडिएट का काम चाहिए ना, चाहिए, या सीधा दूध से लस्सी बना लोगे, नहीं बना पाओगे ना। इसीलिए चीजें इसके रिगार्डिंग है जो आपको समझनी है बाद में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के लिए, ठीक है। ये देखिए सेल्स कैसे दिखती है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखती है, सेम दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि आगे जाके क्या होना है, डिवीजन ऑफ लेबर होना है। क्या होना है, डिवीजन ऑफ लेबर होना है, क्योंकि अलग अलग सेल का पार्ट अलग अलग काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो ये देखिए सेल कैसे दिखती है, अलग अलग। हो सकता है कि वो सिमिलर दिखे और हो सकता है कि वो डिफरेंट हो। डिफरेंट क्यों होंगी, क्योंकि उन्हें अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटी का हिस्सा बनना है, उन्हें अलग अलग काम करने हैं, अलग अलग फंक्शंस करने हैं, ठीक है। चीज क्लियर? यहाँ पे जो बिल्डिंग यूनिट है, ये बिल्डिंग यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है अनियन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएं, तो नेक्स्ट क्या है, ये आपने पढ़ लिया कि सेल थ्योरी वगैरह साइंटिस्ट के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में पहुंच जाओ फटाफट से। ट्रिक दी हुई है, ट्रिक से याद कर लो, समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या बात की अपन ने कि शेप और स्ट्रक्चर अगर अलग अलग है तो क्यों है, क्योंकि उनके बाद में क्या होना है, डिवीजन ऑफ लेबर होना है चीजों का, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंगल सेल जो है सारा काम करती है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हुए कि नहीं हुए, वो इफेक्टिवली काम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। नेक्स्ट बात करूं मल्टी सेलुलर की, इनमें क्या होता है, सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है।
वो कंपार्टमेंट्स आगे जाकर क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेली भी कहलाते हैं, और आगे जाकर क्या कहलाते हैं, टिश्यू, और बाद में ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। मतलब सेल के अंदर क्या है, अगर अपन पहले बेसिक बात करें कंपार्टमेंट्स क्या हो गई, ये कंपार्टमेंट हो गए सेल के, और बाद में क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये आगे जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी को पढ़िएगा, अनियन पील के बारे में एक्टिविटी है, इसको कलेक्ट करके कुछ आंसर्स कीजिएगा, हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, फटाफट से कमेंट कर दो कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, हम लोग क्लियर कर देंगे ना। भाई आप देख के कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना हमको कि हम आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो एक बार बताओ, सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज किसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कैसे पता चलेगा, कमेंट करने के बाद, ठीक है, फटाफट से जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आई विल क्लियर दैट, डोंट वरी। एक क्लास ऐसी लगाएंगे जिसमें अपन आपकी कंफ्यूजन ही क्लियर करेंगे, और उसके लिए क्या जरूरी है, आपका कमेंट करना, ठीक है। तो फिर देख लो कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये सेल क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ दिखाई देती है, इनकी शेप्स और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनको फंक्शन भी अलग करना है। मेरे को एक बात बताओ आप कि अगर कोई कंपार्टमेंट इतना ही है, ठीक है, इतना ही कंपार्टमेंट है, वहां से पतला आदमी निकल सकता है ना, कोई हेल्दी इंसान निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता ना, तो वो अडेप्टेड है कि उस जगह से वही चीज निकल सकती है। अब मुझे वही निकलना है, मान लो अगर पहले के ह्यूमन बींग जो है गुफा में रहते थे, अगर वो चल पाते ऐसे झुक के तभी वो रह पाएंगे ना, अगर झुक के नहीं चल पा रहे तो क्या गुफा में जा पाएंगे क्या, नहीं ना, तो वो उस अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया ना, बिल्कुल वही चीज है, जो फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लो। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को करना है, कैसे करना है कि अगर आपको स्टडी करनी है तो रेगुलर बने रहना है, पंक्चुअल बनना है, आलस नहीं करना है। क्यों? एक संस्कृत की प्रोवर्ब है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। इसका मतलब क्या है कि आलस ही शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी। तो अगर आलस को त्यागोगे तभी काम होने वाला है, ठीक है। चीज समझ आ रही है क्या, आ रही है या नहीं आ रही? नेक्स्ट पहुंचू मैं, अगर नेक्स्ट अपन बात करें कि ये क्या है कि हर सेल की कैपेसिटी है डिवाइड करने की, ठीक है, क्या है, डिवाइड करने की, पर उनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है, उसका बेसिक फंक्शन ही लाइफ फॉर्म करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है कि वो यही काम करेगी। जैसे मैं बात करूं कि अगर अपन स्टमक की बात करें तो स्टमक क्या करता है, फूड का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन अगर लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि वो CO2 का एक्सचेंज करना, CO2 को लेना, एक्सहेल करना और इनहेल करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्या है, जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल दे देती हूँ एक, कि क्या होता है कि आपके पापा जो है वो कमा रहे थे, उनकी सैलरी जो है वो आ रही है, मम्मी क्या करी, घर का काम करी, किसी को ऑफेंड नहीं होना, भाई हमारे तो मम्मी भी काम करती है, अच्छी बात है बच्चों अगर करती हैं तो, पर हम बेसिक अगर बात करें तो बेसिक बात के अंदर अपन इतना ही करेंगे कि सबका अपना अपना एक फिक्स अमाउंट ऑफ काम होता है, उनका बेसिक फंक्शन बेसिक नेचर होता है। नेक्स्ट मैंने बात करी कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना है, स्टमक का काम क्या है, डाइजेशन करना है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो टिश्यू लेवल पे हो सकता है, सेल लेवल पे हो सकता है। अगर मान लीजिए सेल लेवल पे भी है तो डिफरेंट ऑर्गेनिलीज हैं जो डिफरेंट काम करेंगे। जैसे गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, पैकेजिंग करने का होता है। ER क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर वो रफ है तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाती है। आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत फास्ट चल रही है, क्यों? क्योंकि वो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, जो चीज पढ़ चुके हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगाना आप लोगों को, ताकि आपको दूसरी नई चीजें समझने के लिए टाइम मिल सके। आ रही है चीज समझ? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये देखिए आप कि डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई थी और हाउ हुई थी, देख लोगे आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये MNC मिलकर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या हो गई सेल की, ये तीनों चीजें। अब मुझे बताओ कि मैम आपने वॉल को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनिज्म में वॉल प्रेजेंट हो, पर मेम्ब्रेन होती ही है। क्या जरूरी नहीं है कि वॉल प्रेजेंट हो, पर मेम्ब्रेन होती ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रही हूं तो नेक्स्ट आप ये देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है बहुत जगह पर, और सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या, कुछ चीजों का सिलेक्शन करेगी कि ये चीजें अंदर आएगी या चीजें बाहर होगी,
और ये बहुत अच्छा एक अपने आप में बहुत बड़ा फंक्शन है कि इंपॉर्टेंट चीजों को अंदर लेना और नॉन इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी यूजलेस है उसको बाहर निकालना। इसी बेस पे काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी बेस पे काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी बेस पे काम करता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चीज क्लियर है क्या? नेक्स्ट अपन बात करें कि सेल के अंदर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर CO2 है, इंटरनल में क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, वो अंदर कैसे जाएगी, इनहेल कैसे की जाएगी, एक्सहेल अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कम है तो वो क्या होगी, वहां से कंसंट्रेशन कम है तो वहां से वो अगर कहीं पे कम कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। आ गई समझ? किसकी? मैंने दो चीजें बात की, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, दैट इज व्हाट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से वो अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की बात करूंगी बिल्कुल उल्टा अपोजिट हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जाम्पल है कि समझोगे आप रेजिन से और एग से। ठीक है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है, हायर टू लोअर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं अपन। यहां तक क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग एक चीज अपन ने पढ़ी थी, डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अगर यही मूवमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर यही मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, अगर यही मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो वो कहलाएगा ऑस्मोसिस। एक बार बच्चों अपन ने बेसिक फंक्शन के बारे में बात की थी, ये बेसिक फंक्शन जो है वो सेम होता है। ये बिल्कुल एग्जांपल लो आप मैगी से। ठीक है, मैगी क्लासिकल मैगी सबको अच्छी लगती है, क्लासिक थी मैगी, बिल्कुल बढ़िया थी। उसमें फिर क्या मिला दिया, ओरियो मिला दिया, कोल्ड ड्रिंक मिला दी, मैगी का पूरा कबाड़ा बनता था। अब ये सुन के अगर किसी की मैगी खाने की इच्छा हो रही तो जाके मैगी नहीं खाएगा, लेक्चर वीडियो देखेगा पहले, तो मैगी खाते रह जाओगे फिर जिंदगी भर। आ रही है समझ? चीज क्लियर हो रही है क्या? बीच बीच में बच्चों रिलैक्सेशन के लिए चीजें बोली जाती है, समझ रहे हो तुम लोग? नेक्स्ट, अब देखिए आप कि रेजिन की मैं बात करूं तो रेजिन क्या होती है, किशमिश जो होती है उसमें अगर पानी जो है अंदर की तरफ जा रहा है, वाटर का मूवमेंट मतलब हायर कंसंट्रेशन होगी बाहर वाटर की, तो वो लोअर की तरफ जाएगा। चीज क्लियर? और सॉल्यूट के टर्म में अगर हम बात करें, इसकी टर्म में, सॉल्यूट के टर्म में, तो ये फिनोमेना ऑपोजिट हो जाएगा। हो गया इतना? नेक्स्ट अपन बात करें, ये एग शेल की बात करें तो एग में अगर अपन को मूवमेंट देखना है तो पहले वो जो शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी जो शेल होती है, उस शेल को थोड़ा सा अपन को लाइटर करना है, या हम कहें तो उसकी मजबूती को कम करना है ताकि हम उसके अंदर के मूवमेंट को देख सके। उसे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवानी है अपने को, तो उसको पहले एक सॉल्यूशन में रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके अंदर मूवमेंट देखेंगे कि क्या हो रहा है डी शेल्ड और एग में, कि अंदर जा रही है चीज या बाहर निकल रही है अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन। और इसी के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं अपन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर कर लेना आपस में। और अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट कर देना कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे जल्दी क्लियर हो जाए अपनी। फ्रेश वाटर, सॉल्टी, अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्टेड है कहाँ, फ्रेश वाटर में रहने के लिए या सॉल्टी वाटर में रहने के लिए, मान लीजिए सॉल्टी वाटर के लिए वो है, लेकिन उसको अंदर क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी चीज है कि उसको ऑस्मोसिस की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या हो कि कुछ सिलेक्शन करके चीजें अंदर जाएं और कुछ सिलेक्शन करके चीजें बाहर एक्सपेल कर दी जाएं। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल चीज है। ठीक है, और किससे बनी होती है, ट्राई लेयर मैंने बताई थी आपको, बाइलिपिड लेयर और एक प्रोटीन की लेयर होती है। अब ये सेट किस टर्म में होती है, आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये सेट इस टर्म में होती है कि इनके अंदर रिपल्शन कम से कम हो, इस फॉर्मेट में वो सेट हो। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन होता है, इसमें हेड पार्ट जो है वो पोलर होता है और टेल पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट वीडियोस में, धक्का मुक्की, परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चंस करने की ट्राई करना, हो जाएंगे, आई डेफिनेटली नो कि हो जाएंगे, नहीं होते हैं कमेंट कर दो।
एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट, और कमेंट में जरूरी क्या है, लेक्चर वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना। फटाफट से वीडियो पे आना है, वीडियो पूरा देखना है, फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि मैम यहाँ दिक्कत है, इस दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिक्कत सॉल्व करने के लिए तो बैठे हैं हम। अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग है, ठीक है, रिजिड आउटर कवरिंग है, और जो क्या काम करती है, सेल्यूलोज की बनी हो सबसे बड़ी चीज की, और वो मेनली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मूवमेंट करवाना ये सब चीजें नहीं है उनकी, उनकी चीजें क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेल से वाटर या फ्लूइड अपन कहें, एक एग्जांपल ऑफ फ्लूइड अगर बाहर निकलता है तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और उस श्रिंक सेल को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्यों? क्योंकि उसमें से प्लाज्मा का लाइसिस हो गया, लाइसिस मतलब टूटना, प्लाज्मा क्या हो गई, टूट गई, निकल गई टूट के, ठीक है। नेक्स्ट अपन के पास ये लीफ का एक्सपेरिमेंट है कि क्लोरोफिल कैसे लेती है, ग्रीन कलर का पिगमेंट हो तो जरूरी नहीं है ग्रीन हो, आगे अपन पढ़ेंगे एक बार नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हो जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि अगर रियो की इन्होंने लीफ ली, किसकी ली, रियो की लीफ ली, और उस लीफ को बॉइल किया, उस लीफ के अंदर मतलब उसमें पहले क्या करा, पहले उसमें अपन को पता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर है मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। छोटी क्लासों में पढ़कर आए होंगे, मैं ये मान रही हूँ कि अगर आप अभी 9th में है तो 8th पढ़कर आए हो, ठीक है। 8th को स्किप करके तो नहीं आया ना कोई, वरना स्किप तो नहीं हो जाओगे खुद। अब इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रखेंगे शुगर या सॉल्ट में, ठीक है। पहले पानी था, फिर उस पानी में नमक या शक्कर मिला दिया, ठीक है। अब पानी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पहले 100 ml वाटर था, ठीक है। अब उसमें मैंने 90 ml तो रखा पानी और 10 ml कुछ और चीज मिला ली, कंसंट्रेशन कहाँ हो गई, वहां पे कम हो गई, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ, हायर टू लोअर, चीज क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं, सेल वॉल क्या करती है, प्लांट और फंगाई को, बैक्टीरिया को बिल्कुल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बिना बर्स्ट किए, बिना बर्स्टिंग किए उसको अलाउ करती है मूवमेंट को। लेकिन अगर मेम्ब्रेन हो तो मेम्ब्रेन क्या करती है, बर्स्ट कर देती है, उसको स्वेलो कर देती है, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है। चीज क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ू मैं, यहां तक मैं मान रही हूँ कि चीज क्लियर हो रही है। अब देखिए इसमें डिपेंड करता है कि प्रेशर कैसा लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डिफाइन करता है कि अगर प्रेशर लग रहा है सेल की वॉल पे तो वो क्या होगी, पहले वो स्वेलो होगी, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा प्रेशर लग रहा है, प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा, फिर वो बर्स्ट कर जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आप खाना खाते जा रहे हो, खाते रहो, एक बार क्या होगा, बोलते नहीं फट जाओगे तुम खाना खाते खाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पर एक ऐसा जनरली चीज हो ही जाती है कि आप किसी चीज में, किसी पॉली बैग है मान लो, उसमें आप चीजें ठूसते रहो, कब तक सहन करेगी बच्चों को, एक मोमेंट पाके वो फट जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे हम अच्छा खासा टाइम देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सेल की सेंट्रल पोजीशन है, डिवाइडिंग आगे कहाँ होगी, न्यूक्लियस से होगी, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। तो क्या होगा कि जब अगर हम बात करते हैं किसकी, डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, उसके अंदर क्या है, उस सेल के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है, क्लियर चीजें। तो क्या होगा इस केस में, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, सेल क्या करेगी, स्वेल अप हो जाएगी, सेल फूल जाएगी और उसके अंदर पानी जो है अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस वजह से अब क्या करेंगे, वो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे सेल वॉल में, क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करेंगे। वो प्रेशर क्या करेगा, अगर मान लीजिए कि सेल ऐसे है नॉर्मल और सेल में क्या आया, पानी आया, पानी एंटर हुआ, वाटर, तो सेल क्या कर रही है, स्वेल अप कर रही है।
तो क्या एक पर्टिकुलर उसका एरिया है वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है कि वो एरिया जो होना चाहिए उसमें क्या कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी या फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी सेल। तो वो पानी आने की वजह से सेल स्वेलअप हुई है, तो वो पानी क्या करेगा, इसमें इसकी वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा। या हम मान लें कि इसकी वॉल पे प्रेशर क्रिएट किया, इसने क्या किया, उस वॉल ने भी उस पे प्रेशर क्रिएट किया कि भाई मेरे को लगा तो क्या है, परेशान क्यों कर रहा है, वैसा वाला सीन होता है ना। The wall exerts an equal pressure against the swollen cell। हो गई क्लियर, हो गई चीजें क्लियर कि जो वॉल है वो भी क्या करेगी, वॉल भी सेम फॉर्मेटिंग में प्रेशर क्रिएट करेगी। चीजें क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है कि इनके जो वॉल है उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, और ये सेल्स क्या करेंगी, ग्रेटर चेंजेस करेगी इन सराउंडिंग मीडियम ऑफ एनिमल सेल्स। मतलब उस प्रेशर से क्या होगा, चीजें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करेंगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक प्रेशर जो है वो वाटर लगा रहा है सेल के ऊपर, और एक प्रेशर कहाँ लग रहा है, जो वॉल्स हैं उसके द्वारा लग रहा है सेल्स के ऊपर, ठीक है। वही वाली बात, फिजिक्स का एक छोटा सा रूल है, दैट इज एक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा आगे क्लासों में पढ़ेंगे कि अगर आप कोई एक्शन करते हैं, अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगी। क्लियर चीज है, वही चीज है सेम सेल में और सराउंडिंग में। हाँ, तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने स्टडी करना है फॉर अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ दी सेल। मेरे हिसाब से हम लोग न्यूक्लियस जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कि हमने न्यूक्लियस को आयोडीन सॉल्यूशन में देखा था, वो हम इसलिए पहले गोइंग थ्रू क्योंकि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो चीजें क्लियर हो जाए उतनी ज्यादा बढ़िया है ना, टाइम से क्लियर हो जाए बहुत अच्छी बात है। तो हमने बात की थी कि जब उन्होंने अनियन पील पे एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ चीजें डार्क कलर की मिली थी और कुछ चीजें लाइट कलर की मिली थी, ड्यू टू किसने ज्यादा स्टेन उठाया, किसने कम स्टेन उठाया, एक्टिविटी थी ये। आइसक्रीम स्पून से हमने बकल एपिथेलियम की एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। न्यूक्लियस होता क्या है, डबल लेयर कवरिंग होता है, ये हम स्टडी कर चुके थे। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं, क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड प्रोटीन, इनकी स्टडी हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं, तो ये बार बार चीजें नहीं आएगी, आप लोगों को रिवाइज करनी पड़ेगी फटाफट से कि होता क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है और प्रोटीन क्या है, ठीक है। कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है ना। और क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, मेनली क्रोमोसोम बना है किसका, ये बना है किसका, डीएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है। ये प्रोटीन जो है ये आपको आगे पता चलेगा कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है। डीएनए और फिर बाद में किसका बना है, प्रोटीन का मिलकर बना है, और ये क्रोमोसोम कहलाया, ठीक है। और कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जाती है वो डीएनए के फॉर्मेट में जाती है एक से दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसलिए डीएनए मॉलिक्यूल्स इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए और सेल को ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर में काम करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या कहलाता है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज जीन, ठीक है। अगर हम एक सेल की बात करें जो डिवाइड नहीं करती है, ठीक है, एक सेल है जो नॉन डिवाइडिंग सेल है, आप लोगों को मैंने देखने के लिए कहा था कि नॉन डिवाइडिंग सेल के बारे में आप लोग बताएंगे, होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉन डिवाइडिंग जो सेल होती है वो होती है ब्रेन न्यूरॉन सेल, डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग, ठीक है, वो होती है न्यूरॉन की सेल्स। तो क्या हुआ
कि डीएनए प्रेजेंट जो होती है वो किसमें, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्मेट में प्रेजेंट रहेगी ऐसे। और हमने पढ़ा भी था कि अगर क्रोमेटिन मटेरियल जो विजिबल होगा वो कब होगा, जब हमको क्या करना है, जब हमको आगे ऑर्गेनाइज बिहेवियर में क्रोमोसोम बनाने हैं फॉर दी डिवीजन, ठीक है। और तब तक सेल पे आराम से ये एंटेंगल्स मास के फॉर्मेट में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहेंगे। क्लियर चीजें। नेक्स्ट मैं बात करूं, न्यूक्लियस जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में, बाय द प्रोसेस व्हिच इज अ सिंगल सेल डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बनाती है। ये क्या है, इन सब में मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, न्यूक्लियस का रोल है, ठीक है। तो ये एक क्रूशियल पार्ट है, हमने पहले भी पढ़ा उस दिन कि क्रूशियल पार्ट है क्या, कि इन्वायरमेंट के अंदर सेल जो है, इन्वायरमेंट में सेल जो है डेवलप हो रही है और क्या कर रही है, मैच्योरिटी बना रही है। मतलब सेल डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ सेल हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेल, उसके बाद सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इससे आप एक छोटी सी बात को पता कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। मेनली सबसे पहले हो रहा है डिवीजन, क्या हो रहा है, डिवीजन। उसके बाद क्या हो रहा है, डेवलपमेंट, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, फिर डेवलपमेंट हो रहा है, और देन क्या हो रही है, देन आ रही है मैच्योरिटी। ठीक है, यही ये लिखा हुआ है दैट डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दैट इज जैसे कि मान लें हम कि सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रीजन में सेल में भी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है वहां के ऑर्गेनिज्म कुछ ढंग से डेवलप नहीं हो पाएंगे, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे। और ये रीजन जो अनडिफाइंड है वो न्यूक्लियस न कहला करके न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। अब ये नहीं पता डीऑक्सीराइबोज है क्या है, वो न्यूक्लियोइड कहलाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस का प्रिमिटिव टाइप हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, such organism whose cell lack a nuclear membrane called prokaryotes। हमने पहले भी पढ़ा, प्रोकैरियोट मतलब प्राइमरी, कैरियोट मतलब कैरियोन, दैट इज न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में लैक ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होगा, और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होगा। सेल में जो सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहेगी, वो कहलाएंगे प्रोकैरियोटिक्स, और जिसमें प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक्स। ठीक है, और फंक्शंस जो है वो पुअरली पार्ट्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के वही कंडक्ट करवाते हैं किससे, प्रोकैरियोट्स में। क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में एसोसिएट रहते हैं मेम्ब्रेनस वेसिकल के साथ और बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाने से क्या कहते हैं हम बाद में, प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे तो क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिड। और प्लास्टिड के टाइप्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये हम डायग्राम पढ़ चुके कि डायग्राम कैसा दिख रहा है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोगों की स्टडी हो गई थी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कैसा दिखता है चिक सेल के अंदर। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। वायरस के बारे में हम पढ़ चुके, वायरस जो है जादूगर है, किसकी मशीनरी, जिस ऑर्गेनिज्म में गया उसी ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को वो यूज कर लेता है। नेक्स्ट, हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या है, कि केमिकल एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा चल रही है अपनी बॉडी में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेल्स के अंदर केमिकल एक्टिविटी चल रही है, सपोर्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेट ईच अदर, these cells use membrane bound little structure or organelles।
with themselves. This one of the features of the eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cells. मतलब क्या हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल एक्टिविटीज चलेगी सेल में, वो एक्टिविटीज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या सेल ऑर्गेनेली द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी इत्सार. ठीक है, अगर करवाई जा रही है तो वो कौन सी सेल्स हो गई? यूकैरियोटिक सेल्स हो गई. अगर नहीं करवाई जा रही कंडक्ट, कौन सी सेल हो गई? प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई. ठीक है, और ये ऑर्गेनेलीज को हम कहाँ देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे. क्यों? क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप पे हम नॉर्मल चीजें देख सकते हैं, सेल को कहाँ देख सकते हैं हम? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. लेकिन सेल के अंदर ऑर्गेनेली को डिफाइन करना है. वही वाली बात कि जितना माइक्रो में जाओगे उतनी आपको एफिशिएंसी की जरूरत होगी. ठीक है, उतनी किसकी नीड होगी? एफिशिएंसी की नीड होगी. ठीक है, अब हम न्यूक्लियस की प्रीवियस सेक्शन के बारे में बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आता है सेल ऑर्गेनेली में. वो क्या है कि वहां पे कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं. हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी? सेल ऑर्गेनेली की. किसकी? एक सेकेंड, जो सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं. और ये सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ER, that is called what? Endoplasmic reticulum. That next is Golgi body या Golgi apparatus. ठीक है, क्योंकि Golgi body कहें उससे बेटर है कि apparatus कहें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें और भी मौजूद होती है. ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम. व्हाट? लाइसोसोम. उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ. फोर्थ एग्जाम्पल है इसका माइटोकॉन्ड्रिया. एंड लास्टली इट इज प्लास्टिड. ठीक है, कई बार आपको बुक्स में इसके अंदर जो 6 है वो राइबोसोम भी मिल जाएगा. इसमें अलग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि राइबोसोम जनरली एसोसिएट होते हैं विद द ER. ठीक है, इस सिस्टम को गर्ल सिस्टम भी कहते हैं. आप फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे, अभी पढ़ लो तो पता चल जाएगा. जी, गोल्गी बॉडी, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L मतलब लाइसोसोम. ठीक है, गर्ल सिस्टम. ये GIRL गर्ल नहीं है. सबसे पहली चीज, दैट डिफरेंस. गर्ल ये वाला गर्ल है. ठीक है, चीजें क्लियर? ये बना लीजिएगा फटाफट से कि ऐसे फ्लो चार्ट हमें ध्यान रहे कि फ्लो चार्ट कैसा रहता है. नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली है क्या? एक नेटवर्क है. दैट इज ए नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क है जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है. किससे? ट्यूब, शीट और ट्यूब्यूल से. कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है. इसमें कुछ वेसाइकल्स, कुछ ट्यूब होगी, और या फिर क्या हो सकती है, ये जो शीट है, डिफरेंट काइंड ऑफ शीट्स प्रेजेंट होगी. कुछ ऐसी होती है यार. ठीक है, इरेगुलर शेप्ड होती है. प्लस क्या होता है, उसमें कुछ वेसाइकल प्रेजेंट होंगे. कुछ क्या होंगे? वेसाइकल, या हम कह सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं? हाँ, आगे देखिए, ये अबलॉन्ग बैग बनाते थे, वेसाइकल्स बोलते हैं, और ट्यूब्स प्रेजेंट होगी. ये ट्यूब्स हो गई, और बाद में इन्होंने एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज व्हाट? वेसाइकल. क्लियर चीजें? आगे ER को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ER is further classified in 2 parts, that is RER, that is SER. R मतलब रफ, ER मतलब पता है आप लोगों को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. S मतलब स्मूथ. अब क्या चीजें हैं
जो इसको तो रफ बना रही है और इसको बना रही है स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? आर आर आर, मूवी का नाम है भाई, आर आर आर। रफ, आर ई आर, रफ, और आर मतलब राइबोसोम। जनरली आप लोगों को पता है या नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि जहां राइबोसोम प्रेजेंट है वहां क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब आप लोग वहां से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी की मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज प्रोटीन एंड दैट इज लिपिड या फैट जिसको बोलते हैं। लिपिड, फैट, लिपिड और फैट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आरईआर राइबोसोम बना रही है, प्रोटीन बना रही है राइबोसोम के थ्रू, तो एसईआर क्या बनाएगी? एसईआर बनाएगी फैट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आगे देख लो, द ER membrane is similar in structure to the plasma membrane। ठीक है, फर्स्ट चीज दो टाइप की होती है, सेकंड चीज रफ और स्मूथ। रफ looks like rough under a microscope because has particle called ribosome attached to its surface। हो गई चीजें क्लियर कि सरफेस पे रफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रफ कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो। और ये क्या हुआ कि एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे सारे, जहां पे क्या होगा? प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होगा। जहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा उन सेल्स में ये प्रेजेंट रहेंगे इफेक्टिवली। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन सेंड टू द वेरियस प्लेसेस डेवलपिंग टू द नीड यूजिंग द ईआर। अब ईआर क्या करती है? ईआर जो है राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस करके आगे भेज देती है। आगे गोल्गी बॉडी, पढ़ोगे आप आगे, गोल्गी बॉडी इसकी क्या करता है? पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग करके ये मटेरियल आगे पास आउट करता है और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, एसईआर की बात करें तो एसईआर क्या करती है? फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चर में हेल्प करती है। ठीक है, फैट, ये इसे हम क्या कहते हैं? लिपिड। क्लियर चीजें? इसके बाद क्या है? प्रोटीन और लिपिड, ये क्या है? ये देखो आगे आएगा, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड lipids help in building the cell membrane। क्लियर? हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस बारे में। The process is called membrane biogenesis। ठीक है, मतलब हमने क्या लिखना है कि जो RER है या SER है, मतलब बेसिकली ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें प्रेजेंट RER और SER साइमल्टेनियसली या कंटिन्यूअसली राइबोसोम एंड लिपिड के मॉलिक्यूल्स बनाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट लिपिड एंड प्रोटीन जो है मिल करके क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक जो है पॉइंट है, तो वो क्या है? बिल्डिंग कर रहे हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, कुछ अदर प्रोटीन और लिपिड है जो एंजाइम और हार्मोन्स के रूप में काम करेंगे। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि प्रोटीन और एंजाइम ये आपस में रिलेटेड है, पता है? नहीं है फिर भी पढ़ेंगे। कैसे? जो प्रोटीन्स है उनसे मिलकर क्या बना है? एंजाइम बना। ठीक है, सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते और सारे एंजाइम प्रोटीन, कुछ भी रिलेट हो सकता है। ठीक है, पर बेसिकली हम बेसिक बात करें, जब बेसिक बात करते हैं तो नॉर्मल जनरल कंडीशन की बात करें, जनरल कंडीशन में क्या होता है? सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने, सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने हैं, लेकिन प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं वो सिर्फ एंजाइम ही बना रहे हैं, और भी चीजें बना सकते हैं। क्लियर चीजें? आगे बात करें हम तो इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। टर्म समझेंगे आप। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, बायो मतलब बायोलॉजी, या फिर बायो मतलब बेसिक, मतलब बायो होता है जीव। ठीक है, तो जीव। ठीक है, और जेनेसिस मतलब
जनरेट करना या जर्मिनेशन करना, ये बनाना, जनरेट करना, ठीक है। तो क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन को जनरेट कर रही है, सेल मेम्ब्रेन को बना रही है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम बनाते हैं, और जो लिपिड है यानी फैट है वो किसमें होता है, हार्मोन्स में, या प्रोटीनेशियस हार्मोन भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है हार्मोन में भी वैसे क्या होते हैं, हार्मोन में क्या होता है, लिपिड्स होता है, स्टीरॉइड हार्मोन्स हो गए, ठीक है। although ER varies greatly in appearance in different cells, it always perform a network system. मतलब ER डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल बनाएगी, और वो स्ट्रक्चर क्या होती है, वो डिफरेंट वाली स्ट्रक्चर हर सेल में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफरेंट अपीयरेंस के साथ में, लेकिन इसका बेसिक नेचर जो है वो है नेटवर्किंग सिस्टम का, और वो काम वो प्रॉपर करेगी कि नेटवर्क वो बनाएगी ही बनाएगी। नेक्स्ट बात करें हम, अच्छे से ये डायग्राम, एक बार ये डायग्राम अच्छे से देख लो, फटाफट से देख लो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है। ये है एनिमल सेल का डायग्राम, जिससे पता चला फर्स्ट कैसे गए, अप्रोच कैसे किया। सबसे पहला हमने पढ़ा कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल दिख रही कहीं पे नहीं है, खत्म, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, एनिमल सेल्स में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, दिख रहा है क्या कहीं पे क्लोरोप्लास्ट, नहीं दिख रहा ना। अब बेसिक तीन चीजें सबसे पहले हमने पढ़ी थी, दैट इज साइटोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियस, एंड दैट इज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन कहाँ दिख रही है, मेम्ब्रेन दिख गई, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख गई, मेम्ब्रेन दिख गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ क्या दिख गई आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख गई। अब नेक्स्ट होता है क्या, साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखेगा आपको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिख रहा है, सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज न्यूक्लियस, दिख गया, तीन चीजें। अब अपन ने क्या 6 और चीजों के बारे में बात की थी, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रही रफ वाली, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गई, रफ वाली, और ये ग्रेन्यूल्स कहलाते क्या है, राइबोसोम। हाथों हाथ लेबलिंग हो गई। अब जहां पे प्रेजेंट नहीं है वो क्या कहलाएंगी, स्मूथ, ये देखिए, ये क्या कहलाएगी, स्मूथ, खत्म। अब नेक्स्ट बात हम करें गोल्गी बॉडी की, आगे पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है गोल्गी बॉडी। और यहाँ ऐसा कुछ दिखने वाला स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है, ये रहा गोल्गी अपैरेटस, क्लियर। उसके अलावा लाइसोसोम एक बैग की तरह प्रेजेंट होते हैं। ईआर कैसी होती है, नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क की फॉर्म में, इसमें कुछ टिब्यूल्स लगी होगी, कुछ साइकिल बाद में बनी होगी, या फिर नॉर्मल शीट पाई जाएगी। ये क्या हो गई, ईआर हो गई। ये क्या हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, लाइसोसोम, ठीक है। और इस पे पाए जाने वाले जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे राइबोसोम। क्लियर चीजें दिख रही हैं। अब ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अराउंड क्या है, ईआर है, इस सारी चीज को क्या बोलते हैं आपस में, न्यूक्लियर एनवेलप बोलता है, ठीक है। एनवेलप मतलब सारी चीजें आकर के रैप हो गई, इसलिए उसको क्या बोला, एनवेलप बोला। लाइसोसोम पता चली क्या आप लोगों को। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल्स की तरह ही पाया जाएगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी, ऐसे क्रिस्टी बनाएगी। ये जो यू शेप की स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टी। यू या सी शेप से याद कर लेना, ये शेप कौन सा है, सी बना रहा है क्या, ये ऐसे सी भी तो बनता है ना, उल्टा सी, उल्टा सी, सी से क्या, क्रिस्टी। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब एक और चीज,
सेल को मूवमेंट करने के लिए, या आगे आप लोग और स्टडी करेंगे इस बारे में, किसकी रिक्वायरमेंट है? सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। One function of the ER is not serve as channel for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also functions as cytoplasmic framework providing surface. मतलब ER क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म को एक सरफेस एरिया दे रही है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो सर्व नहीं करेगी। One function of the ER is to serve as channels for transport the material. ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक चैनल क्रिएट करेगी जिससे क्या हो सके? मटेरियल्स का ट्रांसफर क्रिएट हो सके। नेटवर्क सिस्टम का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग सिस्टम। इसीलिए वो नेटवर्क की फॉर्म में। हमने क्या पढ़ा था कि सेल्स भी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर मतलब फंक्शनिंग अडेप्ट होती है। एग्जैक्टली वैसा ही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लांट सेल की। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल क्लियरली विजिबल हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, राइबोसोम ये दिख रहे हैं ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, गोल्गी apparatus सब दिख ही गया आप लोगों को, न्यूक्लियर एनवेलप पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर की कवरिंग है, ये सेल वॉल है एडजस्ट मतलब एक और दो इनके बीच में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा क्योंकि ग्रीन चीजें जो है वो बनी है, ग्रीन कलर सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस होना, जहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस पता ही है, ईआर पता है आपको, लाइसोम पता है, एसईआर पता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये चीज क्या है? दैट इज वैक्यूल। हर वो चीज जो बड़ी सी या छोटी मान ले, कुछ भी है, हमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरेगा, वो वैक्यूल कहलाती है। नॉर्मली फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, वो क्या कहलाएगी? वैक्यूल। अब प्लांट सेल में क्या होती है? वैक्यूल होती है बड़ी वैक्यूल होने की वजह से, क्या होगा? न्यूक्लियस जो है एक पर्टिकुलर सेपरेट एरिया में रहने लग जाएगा। बड़ी वैक्यूल्स है तो बड़ी वैक्यूल्स ने पुश किया न्यूक्लियस को कि भैया जाओ यहाँ से, यहाँ पे तो हम रहेंगे। न्यूक्लियस बेचारा साइड में बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका गोल्गी apparatus, फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, कैमिलियो गोल्गी याद कैसे करेंगे? गोल्गी बॉडी तो गोल्गी ने डिस्कवर किया, कैमिलियो मतलब एग्जाम्पल ले लो भाई कि कैमल की जो स्किन है वो स्मूथ होती है, और ये स्मूथ दिख रही है क्या आपको? कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये एक सिस्टम बनाएगा मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स का, जहां पे क्या होगी? फ्लैटेंड सेक्स होगी। ऐसे फ्लैटेंड सेक्स मतलब ऐसे, ये थोड़ी फ्लैट दिख रही है, और सेक्स मतलब ये सेक बना रहा है। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली कहां प्रेजेंट रहेगी? पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये एक है पैरेलल, मतलब ऐसे। ठीक है, समझ आ गई? ऐसे पैरेलली प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट, इन पैरेलली प्रेजेंट चीजों को, स्टैक्स को क्या बोलते हैं हम? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्लियर हो गई चीजें? आगे इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, गलती हो गई होगी शायद में भी। These membranes have connections with the membrane, that is ER, and therefore constitute other portion of a complex cellular membrane system. मतलब हुआ क्या कि एक तो ये कनेक्शन बना रही है, एक क्या कर रही है? कनेक्शन बना रही है, और दूसरी चीज क्या कर रही है कि सेलुलर सिस्टम में ये वर्क कर रही है। कैसे? इसका एक पोर्शन जो है वो सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम में जाएगा, और जो एक पोर्शन है वो क्या करेगा? कनेक्शन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, एक अपने सिस्टम में, एक दूसरे सिस्टम में आपस में कनेक्शन बना देगा। द मटीरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पेंस्ड। समझ में आ गया? सबसे पहली चीज
आप ये समझिए कि अपन ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो हमारी क्या होगी, ईआर। उस मैन्युफैक्चरर से वो चीज सप्लाई होती है, कहाँ पे होगी, गोल्गी बॉडी तक। अब वो गोल्गी बॉडी एक वो वही वेयर हाउस है जहां पे चीजें पैक होती है, यानी पैकेजिंग होती है और डिस्पैच्ड होती है, ठीक है, वहां से निकल गई, डिस्पैच हो गई। तो ये काम कौन कर रहा है, गोल्गी बॉडी। ईआर क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी। गोल्गी बॉडी क्या करेगा, उस मटेरियल को पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा, ठीक है, इनसाइड द वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर जो टारगेट सेल है, सेल के बाहर जो टारगेट सेल है, साइमल्टेनियस दोनों पे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और फिर क्या है, सेल थ्रू गोल्गी apparatus। ये फंक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, फर्स्ट स्टोरेज, ठीक है, सेकंड मॉडिफिकेशन एंड थर्ड क्या है, पैकेजिंग। पहले इकट्ठा किया यानी स्टोर किया, चीजें लेकर आएंगे तो पहले क्या करते हैं, स्टोर पे जाके वहां से लेके आते हैं, इसको स्टोरेज करते हैं। सेकंड उसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। चीजें पहले क्या की, ईआर से बनी हुई चीजों को ला करके उन्होंने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू और नीड, और उसके बाद क्या करी, उसकी पैकेजिंग कर दी, ठीक है। ये वही चीज है, ये वैसा ही है कि हम रॉ मटेरियल्स बाहर से लेकर के आते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल बाहर से लेकर के आता है, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं केक का, कोविड में बहुत लोगों ने बनाया होगा घर पे। केक में क्या रहता है, जो बेसिक चीजें हम लोग लेकर आ गए, दूध ले आए मान लीजिए, और मैदा ले आए, अगर होल व्हीट फ्लावर चाहिए आपको उसका बनाना है, कोको पाउडर लिया, चॉकलेट केक बनाना है, शुगर लेके आ गए, सब रॉ मटेरियल्स लेकर आए, फिर उसको आपने साथ में पीसा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी लेकर के, फिर उसको बेक करना है केक को, तो उसको लेकर आपने उसको पीसा या मिक्सचर बनाया, उसका मिक्सचर बना करके क्या करा, उसको बेक किया। तो आपने ये मिक्सचर बनाया, बेक के लिए क्या किया आपने, इसको मॉडिफाई किया। पहले आप बाहर से मार्केट से लेकर के इसको स्टोरेज किया, स्टोरेज करके का मॉडिफिकेशन किया, अब क्या करोगे, केक बना के पैक करके बेच दोगे, ठीक है। ये काम किसका है, गोल्गी बॉडी का। क्लियर चीज है, इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है, फटाफट पता चल जाएगी चीजें, ठीक है। प्रोडक्ट को वेसाइकल में, किसने, ये ऐसे वेसाइकल्स होते हैं, इसमें प्रोडक्ट को पैक किया और ये दे दिया, क्लियर। इसमें क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है और सिंपल शुगर है, गोल्गी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगी। मतलब इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपरेटस। कोई सिंपल शुगर है, उससे क्या होगा, मॉडिफिकेशन के टाइम क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाएगी। चीजें क्लियर, गोल्गी बॉडी के अंदर। और इसको ऑल्सो ये किसमें इंफॉर्मेशन किसमें इन्वॉल्व है, गोल्गी बॉडी का एक काम हमने पढ़ा, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करा, कैसे स्टोरेज किया, उसको मॉडिफाई किया और फिर बाद में पैकेजिंग करके आगे ट्रांसफर कर दिया। और दूसरी चीज क्या पढ़ी कि कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो सिंपल शुगर कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर है जो सिंपल शुगर से मिलकर बनी है, वो ट्रांसफर होगी गोल्गी बॉडी के थ्रू। और तीसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, लाइसोसोम फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, ये कैमिलियो गोल्गी साहब की फोटो है, देख लो अच्छा से। नॉर्मल चीजें की बेसिका के अंदर इस जो सिटी थी वहां पे महाशय पाए जाते थे। इन्होंने क्या करी, मेडिसिन में स्टडी की। नॉर्मल बातें हैं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इतना कोई काम की चीज नहीं है ये आप लोगों की। इनके किसी को साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लेना, ठीक है। पर ये ध्यान रखना कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किस पे किया था, नर्वस सिस्टम पे किया था, नर्वस सिस्टम पे किया था। और लेबोरेटरी में क्या किया इन्होंने, Golgi carried out revolutionary method of staining individual nerve cell structure। कि आपको ये ध्यान रखनी कि इन्होंने नर्वस सिस्टम पे वर्क किया और गोल्गी बॉडी को डिस्कवर कहाँ किया, नर्व सेल स्ट्रक्चर के अंदर। और ये मेथड जो है ये क्या कहलाई, ब्लैक क्रिएशन कहलाई। और ये मेथड सिल्वर नाइट्रेट को पर्टिकुलर वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ डेलिकेट
मतलब हुआ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया, और सिल्वर नाइट्रेट का क्या काम है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट का काम है जो कि वीक सॉल्यूशन है, ये क्या करेगी, ये चीजों को ट्रेस करेगी। ट्रेस करना मतलब समझ आता है, ट्रेस करना मतलब समझ आता है, चीजों को ट्रेस करना। सीआईडी वगैरह देखा है किसी ने, सीआईडी वगैरह देखा, चीजों को मतलब कॉल वगैरह को ट्रेस करते हैं, इकट्ठा करते हैं आकर के एक जगह पे, वो चीज है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या होता है कि इन्होंने मेन चीजें यही ध्यान रखनी है बस कि इन्होंने अपना फंक्शन किया किसमें था, किसकी डिस्कवरी की थी और सॉल्यूशन क्या यूज किया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट हो पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी भाई। आगे बात करें हम लाइसोसोम की। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। और ये एंजाइम डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेशन सिस्टम का वर्क करते हैं। लाइसोसोम जो है उसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना विनाश, अपना डिस्ट्रक्शन, अपना डिस्ट्रॉय ये खुद करता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। मतलब सुसाइड मतलब अपने आप को खुद खत्म करना, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग बोला। नॉर्मल चीज है, लाइसोसोम जो है वेस्ट मटेरियल को भी डिस्पोज करती है। मतलब कुल मिला के सेल में डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, तो कुछ चीजें काम की है, कुछ काम की नहीं है। तो जिस चीजें काम की नहीं है, जो चीज हमारे लिए वेस्टेज है या जिस चीज को डिस्पोज करना है, उसका काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा डिस्पोजल का काम, ठीक है। अब आगे क्या है, ये बनते कैसे हैं, आरईआर से बनते, ठीक है। ये जो लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड सैक्ड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलकर फिल्ड है, और ये एंजाइम्स किससे बने हैं, ईआरईआर से बने। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम्स बनाती है और उनमें से कुछ एंजाइम्स जो है वो काम के नहीं होते, जिसका डिस्पोजल आवश्यक है, डिस्पोजल जरूरी है। वो डिस्पोजल किससे होता है, वो होता है किससे, किससे होता है बच्चों, वो होता है लाइसोसोम, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम का काम क्या है, क्लीनिंग करने का काम, ठीक है। क्लीनिंग करने का काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम और फॉरेन मटेरियल्स को वो बाहर निकाल देगा, बॉर्न आउट करेगा ऑर्गेनेल्स को। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग इन द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स एंड अप विथ लाइसोसोम। मतलब वो किस किस का कर रहा है, जो काम की चीज नहीं है, वेस्टेज का डिस्पोजल, ठीक है। अब ये वेस्टेज कौन से हो सकते हैं, हो सकता है कि वो फॉरेन मटेरियल्स हो, या हो सकता है कि वो आरईआर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो जो काम की नहीं है, या हो सकता है कि अपने ही सेल की ऑर्गेनेली हो जो काम की नहीं है, which is what, which is wastage। चीजें क्लियर। अब करेगा क्या, ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी कैसी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बनी है, इसलिए स्ट्रक्चर भी कैसी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लाइसोसोम सिंपल सिस्टम में कन्वर्ट करता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्सली बनी है तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेकिंग डाउन करना पड़ता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा चीजों में प्रेजेंट पड़ी हुई ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनको क्या करना है, उनको तोड़ना है, तब वो सिंपल चीजों में बनेगा और उसका ब्रेक डाउन होगा। अब आगे बढ़िए आप, डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल सेल गेट्स डैमेज्ड, ठीक है। कई बार क्या होती है,
सेल जो है वो डैमेज हो जाती है, उस डैमेज को, उस टॉर्न स्थिति को क्या कौन बाहर निकालता है? वो निकालता है लाइसोसोम। कौन बाहर निकालता है? लाइसोसोम बाहर निकालता है। ठीक है, और फिर क्या है, या तो हो सकता है कि सेल बर्स्ट कर ले, ठीक है, और या फिर उन्हीं के एंजाइम सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। क्या हुआ कि वो बर्स्ट आउट होगी, चीजें बर्स्ट आउट होगी। कैसे? लाइसोसोम लाइसोसोम में भी कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे। एंजाइम प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, चीजों को तोड़ देंगे, उसका लाइसिस कर देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, इसीलिए इनको क्या बोला हमने, सुसाइडल बैग्स बोला, क्योंकि वो अपनी ही सेल को खा रहे हैं। आपने सुना है कभी, जिस घर में थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो, बिल्कुल वैसे ही। सुसाइडल बैग क्यों बोला? क्योंकि ये अपनी ही सेल्स को खा जाते हैं। बर्स्ट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम अपने ही सेल को, मतलब लाइसोसोम की ना डाइजेस्टिव एंजाइम है, बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है, सेल सही काम नहीं कर रही, सेल सही काम नहीं कर रही, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में फूटेंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, एंजाइम्स निकलेंगे बाहर, और ये एंजाइम क्या करेंगी, ये एंजाइम आगे जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। तीसरी चीज, इनर मेम्ब्रेन जो है डीपली फोल्डेड होती है और सरफेस एरिया को बढ़ाती है, किसके लिए? एटीपी रिएक्शंस के लिए। हाँ जी, समझिए इस चीज को। माइटोकॉन्ड्रिया पहली चीज क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। दूसरी चीज डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जो सेकंड मेम्ब्रेन है ये कुछ डीप में ऐसी प्रेजेंट होती है, और ये मैंने आपको बताया था कि इनको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये फोल्डेड क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है, क्योंकि ये एनर्जी देगी, यानी एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होता है। एटीपी को ज्यादा सिंथेसिस होना है, इन केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए हमें सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। पोरस मेम्ब्रेन, आउटर जो है वो क्या होती है? पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? पोरस है। और इनर मेम्ब्रेन कैसी है? फोल्डेड है, क्रिस्टी बना रही है, और एनर्जी को नीड, उसमें नीड क्या है? रिक्वायर्ड केमिकल एक्टिविटीज को कराने के लिए एनर्जी का स्टोरेज करना है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में स्टोरेज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है, और इसकी इनर मेम्ब्रेन बेसिकली काम कर रही है। ठीक है, और एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी की करेंसी बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया में करेंसी की फॉर्म में रुपया चलता है, वैसे ही यहाँ पे एनर्जी की करेंसी कौन सी आ गई? एटीपी आ गई। ठीक है, और ये एटीपी की फॉर्म में नए केमिकल कंपाउंड्स आएंगे और मैकेनिकल वर्क कंडक्ट करवाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सेंस करता है अपने डीएनए को। माइटोकॉन्ड्रिया एक के अंदर एक स्पेशल फीचर है कि वो एक अपना डीएनए भी रखता है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन मतलब कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग ही वो करता आ रहा है, इसलिए उसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल वर्क के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, अपना डीएनए रखता है और अपना राइबोसोम रखता है। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डॉक्टर है, अपना डीएनए, अपना राइबोसोम। ठीक है, और क्या करता है? अपने प्रोटीन बनाता है। डॉक्टर है जो क्या करता है? पेशेंट्स को देखता है। माइटोकॉन्ड्रिया डॉक्टर है जो पेशेंट्स को देखता है। माइटोकॉन्ड्रिया डी यानी डीएनए, आर मतलब राइबोसोम को रखता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट आपका बचता है प्लास्टिड। तो बच्चों आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। आपका नेक्स्ट प्लास्टिड बच रहा है और वैक्यूल्स बच रहा है। ठीक है, हमने 6 स्ट्रक्चर्स की बात की थी, उसमें वैक्यूल्स रह गया था, तो 6 स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज गोल्गी apparatus by the girl। ठीक है, गोल्गी apparatus,
माइटोकॉन्ड्रिया को पहले क्यों लिखा, क्योंकि वो सेल में पावर दे रहा है इसलिए पहले लिखा, ठीक है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी के अंदर राइबोसोम भी आ जाता है। गोल सिस्टम में बात करें तो लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। और नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिड है। और प्लास्टिड की बात क्या है, आपका वैक्यूल्स, ठीक है। अपन बात करें प्लास्टिड की, प्लास्टिड को मैं पहले ही बता चुकी कि टू टाइप के प्लास्टिड होते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी कि प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड नेक्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको मतलब कलरलेस और क्रोमो मतलब कलरफुल। अब डिफरेंट काइंड ऑफ कलर के हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल आता है क्लोरोफिल, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। चीजें क्लियर। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, और देख लो आगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वेरियस ग्रेन्यूल्स पिगमेंट्स पाए जाएंगे, जैसे ग्रीन के, और क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहेंगे। ल्यूकोप्लास्ट में क्या है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन, इन तीन का स्टोरेज होगा। किसका, स्टार्च, प्रोटीन और फैट मान लो, लिपिड मान लो, ठीक है, इनका होगा स्टोरेज। इनको साइमल्टेनियसली हम क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च वाले को। ठीक है, आगे अब आप लोगों को मैंने बताया कि स्टार्च वाले को बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन और फैट का ये आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। जो प्रोटीन को प्लास्टिड करते हैं वो कौन से हैं, फैट वाले कौन से, मैं कल बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को भी एक बार इसका स्टडी करनी है, ठीक है। और फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे आप लोग। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लोरोप्लास्ट का कंसिस्ट होता है न्यूमरस मेम्ब्रेन ऑफ लेयर से एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट रहेगी, वो मेम्ब्रेन लेयर कहलाएगी स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा कहलाएगी। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से दिखने में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ही दिखेगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी अपना डीएनए और राइबोसोम रखेगा, मतलब हम क्या मानेंगे, प्लास्टिड भी अपने आप को डॉक्टर समझता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को देख के ये भी अपने आप को डॉक्टर समझने लग गया, वैसे काम करने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स के अंदर, हाँ जी, अब आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, क्योंकि वैक्यूल्स का पोर्शन अगर हम करने लगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सो आज की क्लास में हमने सारे 5 ऑर्गेनेल्स डिस्कस कर लिए और पिछली क्लासों का रिवीजन भी लगा लिया। अब आपके पास दो चीजें बच रही है सिर्फ एक लेक्चर के लिए, दैट इज वैक्यूल, ठीक है, दैट इज वैक्यूल एंड दैट इज सेल डिवीजन, ठीक है। और उसके साथ ही हम आगे क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं उसको फटाफट से डिस्कस करेंगे। फॉर दैट ये दो चीजों को छोड़ के सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट से एक बार आपको भी करने हैं कि आ रहे हैं समझ या नहीं आ रहे हैं, उन्हें लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, आगे डिस्कस करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही बच्चों, और आगे हम लोग और पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं कि ऊपर आपके आका हैं और नीचे आपके काका हैं बैठे हुए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। और जो वर्क दिया है आज का वर्क आज ही करोगे, क्वेश्चन मैंने पूछा है वो सब लोग स्टडी करेंगे उस बारे में, और आगे अपन बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आगे सेल डिवीजन वाला पोर्शन अपना बच रहा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर स्टडीज, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।